जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्लीपी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज है 20 अप्रैल और आज के एडिटोरियल डिस्कशन में हम 3 एडिटोरियल्स डिस्कस करेंगे। एक आर्टिकल दोस्तों हम डिस्कस करेंगे इंडियन सोसाइटी से रिलेटेड, बुलडोजर पॉलिटिक्स। बुलडोजर फिर से वापस आ चुका है राजनीति में, तो ये हिंदू में आया है, डेमोलिशन ड्राइव्स एंड इंटरनेशनल लॉ। एक आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छा आर्टिकल मेरे को लगा, वरुण गांधी ने लिखा है। वरुण गांधी बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, बहुत ही वोकल है, बहुत सारी बातों को लेके वो काफ़ी ओपिनियनेटेड है। तो लिविंग इन अ संकन हाउस, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, पार्लियामेंट के बारे में बात कर रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस में आया है, पॉलिटी एंड गवर्नेंस से रिलेटेड है। और एक आर्टिकल दोस्तों ये भी इंडियन एक्सप्रेस में आया है, ये हमारी इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड है, नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड है, तो ये भी इंडियन एक्सप्रेस में आया है। चलिए सो दोस्तों इसकी हम चर्चा करेंगे। शुरू करने से पहले एक जरूरी सूचना आपको देना चाहते हैं, ब्रेकिंग न्यूज। तो भाइयों बहनों, अगर आपने हमारे प्रीलिम्स के क्रैश कोर्सेज अवेल करना है, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज अवेल करना चाहते हैं, तो इसमें बहुत कंप्लीट कवरेज आपको मिलेगी, करंट अफेयर्स की भी और स्टैटिक सिलेबस की भी। तो 50% ऑफ चल रहा है हमारे सारे प्रीलिम्स 2022 के कोर्सेज पे। आई एम श्योर, देखिए प्रीलिम्स बहुत पास में है, आप अपनी तैयारी कर रहे हैं, कुछ ना कुछ आपने भी टेस्ट सीरीज ली होंगी, ठीक है। अगर आपने नहीं ली है टेस्ट सीरीज और अभी भी आप डिलेमा में है कि टेस्ट सीरीज ली जाए कि ना ली जाए, एमसीक्यूज कैसे प्रैक्टिस करने हैं, तो ये सब अगर आपको डिलेमा अभी भी है तो आप ये कूपन कोड अप्लाई करके हमारी टेस्ट सीरीज अवेल कर सकते हैं, क्रैश कोर्स अवेल कर सकते हैं, और आप दिए गए नंबर पर कॉल करके इसके बारे में इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं। चलिए बुलडोजर की बात करते हैं, बुलडोजर पॉलिटिक्स की बात करते हैं। देखिए कुछ पिछले हफ्ते 10 दिन से काफ़ी ऐसे कम्युनल टेंशन्स अक्रॉस द कंट्री देखने को मिल रही है ना। मध्य प्रदेश की बात करें या रिसेंटली अभी जहांगीरपुरी की बात करें जो दिल्ली में है, तो आज तो वैसे अभी टीवी पे भी आ रहा था, न्यूज़ में आ रहा था सुबह से कि जहांगीरपुरी में भी डेमोलिशन ड्राइव चल रहा है। अभी कुछ दिन पहले वहाँ पे दंगे भी हुए थे हनुमान जयंती पे। अगर हम खारगोन डिस्ट्रिक्ट की बात करें मध्य प्रदेश में, तो यहाँ पे रामनवमी में यानी कि आज से 10 दिन पहले यहाँ पे कम्युनल राइट्स हुए थे। अब मध्य प्रदेश की सरकार ने क्या आदेश दिया है? मध्य प्रदेश की सरकार ने ये कहा है कि भाई बुलडोजर लेके जो भी घर हैं, जो भी इन्वॉल्व थे, ठीक है, दंगों में जो भी इन्वॉल्व थे, उन सबके घरों को, उन सबकी दुकानों को आप बुलडोज कर दीजिए। अब देखिए, अब ये बुलडोजिंग मशीन्स जो हैं, क्या ये नए सिंबल्स बन चुके हैं स्टेट पावर के? ठीक है, अब वो सिर्फ लोगों के घरों को या लोगों की दुकानों को नहीं बुलडोज कर रहे हैं, लेकिन वो जो कानून की व्यवस्था है, जो लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था है, उसको भी बुलडोज किया जा रहा है। क्या ये बुलडोजिंग ऑफ शॉप्स और हाउसेस किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के टुवर्ड्स टारगेटेड है? ये बात का सवाल इस आर्टिकल में उठाया गया है, ठीक है। और यहां पे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की बात आ जाती है। देखिए आज टीवी पे आ रहा था सुबह, जब जहांगीरपुरी में डेमोलिशन ड्राइव चल रहा था, तो ब्रेकिंग न्यूज में आया था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो डेमोलिशन ड्राइव चल रहा है जहांगीरपुरी में, इसको भी रोक दिया जाए, ठीक है। अब ये किसने निर्देश दिए? क्या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, क्या हाई कोर्ट की तरफ से कोई ऑर्डर आया है मध्य प्रदेश की सरकार को कि वहां पे आप डेमोलिशन करिए दुकानों का या घरों का? मध्य प्रदेश सरकार का ये कहना है कि भी ये जो सारे जो हम घरों को या दुकानों को बुलडोज कर रहे हैं, ये इलीगली यहाँ पे इंक्रोच्ड हुए पड़े हैं, यानी कि यहाँ पे परमिटेड नहीं थे कि यहाँ पे घर बने या दुकानें बने, इस करके इलीगल इंक्रोचमेंट ड्राइव है। और ये फ्रॉम टाइम टू टाइम एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर सरकारें करती रहती हैं। पर सवाल ये है कि क्या ये इंडिया के इंटरनेशनल लॉ ऑब्लिगेशंस के साथ कंप्लाई करता है कि नहीं? राइट टू एडिक्वेट हाउसिंग की बात करें, देखिए अब घर होना है ना, हम कितनी सारी स्कीम्स की बात करते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना, रूरल अर्बन। अब एक अच्छा घर होना, चलो घर जैसा भी है, छोटा है बड़ा है, लेकिन एक घर होना हर किसी के पास, वो तो एक फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 21 की अगर हम बात करें, राइट टू लाइफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। उसके अलावा ये सिर्फ एक हमारे फंडामेंटल राइट्स में नहीं आता, लेकिन ये बहुत वेल डॉक्यूमेंटेड राइट है इवन अंडर द इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ फ्रेमवर्क, जो कि इंडिया के ऊपर बाइंडिंग है दोस्तों। तो आर्टिकल 25 जो है यूडीएचआर का, यूडीएचआर यानी कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, वो ये कहता है कि हर किसी का अधिकार है कि भी वो अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जिस हिसाब से अपना बनाना चाहता है, अपनी फैमिली की वेलबींग, अपनी प्रोस्पेरिटी, वो कर सकता है। अब देखिए, अब हर कोई चाहेगा कि भी उसकी सेहत अच्छी रहे, उसके परिवार वालों की सेहत अच्छी रहे, बच्चों की एजुकेशन अच्छी हो, हर किसी के ऊपर एक एक छत हो, पक्का मकान हो, ठीक है। हर कोई ये चाहेगा, इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है। तो ये जो राइट टू स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, इसमें हाउसिंग भी आ जाता है। उसके बाद आर्टिकल 11.1 की बात करें, ऑफ दी ICESCR यानी कि इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स, ये कहता है आर्टिकल 11.1 कि भाई ये भी हर किसी का अधिकार है। वो सेम बात जो आर्टिकल 25 यूडीएचआर का कहता है, एडिक्वेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अपने आप के लिए भी, अपनी फैमिली के लिए भी, विच इंक्लूड्स फूड, क्लोथिंग, है ना, रोटी कपड़ा मकान, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब ये जो राइट्स हैं विच आर रिकॉग्नाइज्ड अंडर द ICESCR, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 4 कि ये जो राइट्स हैं किसी भी सिटीजन के वायलेट नहीं किए जा सकते। अगर करना भी है, अगर ये जो राइट लोगों के हैं, भाई मेरे पास घर हो, हेल्थ हो, खाना हो, है ना, रोटी कपड़ा मकान ये सब हो, तो अगर स्टेट गवर्नमेंट अगर मुझसे मेरा घर, ठीक है, रोटी कपड़ा छीनना भी चाह रही है, तो क्या कोई ऐसा कानून है
क्या कोई ऐसा कानून है, क्या अगर आपने किसी का घर या किसी की दुकान को डिमोलिश करना है तो क्या उसका घर या क्या उसकी दुकान सोसाइटी के लिए खतरा है? ठीक है, क्या कोई ऐसा कानून है आपके संविधान में जो कि आपको ये अधिकार दे रहा है कि आप डेमोलिशन कर सकते हैं? नाउ इन अ मैनर कंपैटिबल विद द नेचर ऑफ दीज राइट्स एंड सोली टू प्रमोट सोसाइटीज जनरल वेलफेयर। तो अगर तो आपने लार्जर इंटरेस्ट सोसाइटी के जनरल वेलफेयर को बढ़ाना है और अगर आप उसके चलते कोई ऐसा डेमोलिशन ड्राइव कर रहे हैं कि जिसमें किसी का घर, किसी की दुकान है ना, किसी की बस्ती जो भी है वो आप उसको बुलडोज कर रहे हैं तो और बात है, लेकिन ऐसा कानून आपको वो सैंक्शन प्रोवाइड करना चाहिए। अब आर्बिट्रेरी इंटरफेरेंस की यहां पे बात आती है, ठीक है। बिसाइड्स इंटरनेशनल लॉ ऑल्सो प्रोहिबिट्स, रोकता है कि भाई आर्बिट्ररली आप यहां पे इस तरह का काम नहीं कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस जो आर्टिकल 12 है यूडीएचआर का, वो ये कहता है कि नो वन शैल बी सब्जेक्टेड to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honor and reputation। तो देखिए, आप अगर आपके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, आप चलो आप ठीक है आपके एरिया में, आपकी सोसाइटी में कोई दंगा हुआ, आप उसमें इन्वॉल्व नहीं थे, अब ये देखिए क्रेडिबिलिटी तो पुलिस के ऊपर है कि वो प्रूव करे कि आप उसमें इन्वॉल्व थे कि नहीं थे, ठीक है। कानून अपना ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नाम की भी चीज़ होती है, लेकिन अगर आपके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई अटैक किया जा रहा है आपकी मर्यादा के ऊपर, आपकी रेपुटेशन के ऊपर, आपके घर, आपकी फैमिली के ऊपर, तो ये काम सही नहीं। तो बेसिक ह्यूमन राइट्स की बात आ जाती है ना। आर्टिकल 12 ऑल्सो स्टिपुलेट्स दैट एवरीवन हैज द राइट टू द प्रोटेक्शन ऑफ लॉ अगेंस्ट सच इंटरफेरेंस ऑफ अटैक्स। यानी कि अगर भाई मेरा घर या अगर आप मेरी फैमिली को आप ऐसे घर पे आके बुलडोज कर रहे हैं, दुकान को बुलडोज कर रहे हैं, ऑफिस को बुलडोज कर रहे हैं, तो भाई मैं भी कोर्ट के पास जा सकता हूं अपने अधिकारों के लिए, ठीक है। आर्टिकल 17 ऑफ द आईसीसीपीआर, ठीक है, सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, इंटरनेशनल कवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, प्रोवाइड्स दैट हर किसी का अधिकार है अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर, चाहे वो अकेला रह रहा है, चाहे वो मोहल्ले में रह रहा है, चाहे वो इन एसोसिएशन विद अदर्स रह रहा है, एंड दैट नो वन शैल बी आर्बिट्ररली डिप्राइव्ड ऑफ उसकी खुद की प्रॉपर्टी। फोर्स्ड इविक्शंस की बात आ रही है ना, कि धक्के से आपको बाहर निकालना, आपको आपके घर में से, आपकी सोसाइटी में से, नेबरहुड में से आपको या आपकी पूरी सोसाइटी को या आपकी पूरी कम्युनिटी को या जो भी आपके आस पड़ोस में जो भी मोहल्ले में लोग रहते हैं उनको जबरदस्ती से निकाला जाना, ठीक है। अब जो ऑफिस है हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स का, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स ऑफिस की अगर हम बात करें तो इसका मैंडेट क्या है? मैंडेट है कि भी कैसे हम स्ट्रेंथन कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं ह्यूमन राइट्स को, ठीक है। अब इस ऑफिस के द्वारा अकॉर्डिंग टू द यूएन ह्यूमन राइट्स ऑफिस एक इंटेग्रल एलिमेंट जो है द राइट टू एडिक्वेट हाउसिंग इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट फोर्स्ड एविक्शंस, कि भाई कोई भी आपको आपके घर से, जब तक उसके पास, उस अथॉरिटी के पास कोई ऑर्डर नहीं है कि आपको घर से बाहर निकालना ही है, आपने कोई क्राइम करा है, पुलिस आपको देखने के लिए आ रही है, ठीक है, आपने कोई बहुत सीरियस ग्रेव क्राइम करा है जिसके लिए आपके नाम पे अरेस्ट वारंट निकला हुआ है, तो वो और बात है कि पुलिस आपको आपके घर से उठा सकती है। लेकिन आपको धक्के से बाहर निकालना अपने घर में से या आपके घर को बुलडोज करना, ये कोई लीगल सैंक्शन जब तक ना हो कानून के द्वारा तब तक नहीं हो सकता, ठीक है। द बुलडोजिंग ऑफ द हाउसेज बाय द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ऑफ द अलेजेड राइटर्स, अब देखिए ये अब सरकार, पुलिस, कानून ये सब पता लगा है कि भाई जो देखिए दंगे में जो लोग इन्वॉल्व थे, क्या सारे के सारे लोग दंगे में इन्वॉल्व थे जो इस शहर में रहते हैं, जो पर्टिकुलर टाउन में रहते हैं, जो पर्टिकुलर बस्ती में रहते हैं? ये तो देखिए अब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के बाद ही पता लगेगा। तो अलेजेड राइटर्स को जो भी दंगे में इन्वॉल्व थे अलेजेडली, तो जिनको निकाला जा रहा है ये भी फोर्स्ड एविक्शन है, ठीक है। दिस एक्शन कैन बी डिफेंडेड अंडर इंटरनेशनल लॉ ओनली इफ इट कैन बी शोन कि जो फोर्स्ड एविक्शन है, जो लोगों को घर से बाहर निकाला जा रहा है या जो बुलडोज किया जा रहा है उनके घरों को या दुकानों को, वो कानून के द्वारा किया जा रहा है हमारे, यानी कि हम ये दिस इज बाय द लीगल बैकिंग, बाय द सैंक्शन ऑफ अ लॉ, राइट, एंड इन कन्फॉर्मिटी विद द प्रोविजंस ऑफ द ह्यूमन राइट कॉवेनेंट्स। अब जुडिशियल इनकॉर्पोरेशन की अगर हम बात करें यहाँ पे दोस्तों, तो जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ है दैट इज वेरी वेल डिफाइंड अब एंड हैज बीन जुडिशली इनकॉर्पोरेटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इनटू द इंडियन लीगल सिस्टम। तो अगर हम बात करें कुछ जजमेंट्स की, ठीक है, बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब की बात करें, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान की बात करें, या अभी बहुत रिसेंटली जो 2017 में केएस पुत्तुस्वामी की बात करें जहां से राइट टू प्राइवेसी का वो जजमेंट आया था, पुत्तुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया हैज लेड डाउन द प्रिंसिपल। क्या प्रिंसिपल है? कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि हमारे संविधान में हमको गारंटी करे जाते हैं, दोज मस्ट बी रेड एंड इंटरप्रेटेड इन अ मैनर कि भाई वो जो है कंफर्मिटी के साथ है और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ के साथ कंप्लाई करते हैं।
चलिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक और आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। तो जैसे अभी हिस्ट्री का भी हमारा ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन डिस्कशन रहा था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का, वह भी पिछले संडे को हुआ था। कमिंग संडे 24 अप्रैल को ज्योग्राफी का रहेगा। श्रद्धा मैम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स डिस्कस करेंगे पिछले 10 ईयर्स के। तो दोस्तों अगर आप जुड़ना चाहते हैं ऑनलाइन, तो यूट्यूब पर तो फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीकास्ट होगा ही होगा। लेकिन दोस्तों अगर आप खास करके आप चंडीगढ़ में रहते हैं, चंडीगढ़ के आसपास किसी शहर में रहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। आप चाहें तो हमारे ऑफिस में भी आ सकते हैं ऑफलाइन डिस्कशन के लिए। तो ये हमारा एड्रेस है। अगर आप इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो इस दिए गए नंबर पे जरूर कॉल करिए। और दोस्तों अगर आप पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस का अगर आपका ऑप्शनल है, अगर आप इस साल इसके साथ मेंस लिखना चाह रहे हैं, अगले साल इसके साथ मेंस लिखना चाहेंगे, या पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस में आपकी रुचि है, आपका इंटरेस्ट है और इसको एज एन ऑप्शन लेना चाहते हैं, तो दोस्तों हमारा बहुत कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है, फाउंडेशन का मेंटरशिप कोर्स। तो इसके बारे में इन्फॉर्मेशन लेने के लिए इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, वेबसाइट पर जाकर इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और दोस्तों अंत में ये भी कुछ इनिशिएटिव्स हैं, आप इसको देख लीजिएगा। अगर आपने कोई कोर्सेज लेने हैं, जीएस की अगर हम बात करें तो ये काफ़ी सारे इसमें वैल्यू एडेड फीचर्स भी हैं इन कोर्सेज में। ये जो कोर्सेज हैं डिफरेंट कोर्सेज की डिफरेंट प्राइसेस हैं, इजी इंस्टॉलमेंट्स भी अवेलेबल हैं, ठीक है। तो आप देख लेना, अगर आपको ठीक लगता है इन कोर्सेज में आपने एनरोल करना है तो आप इस नंबर पे कॉल करके और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। चलिए अगला आर्टिकल, लिविंग इन अ श्रंकन हाउस, रिटन बाय फिरोज वरुण गांधी। तो ये बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि बहुत ही वोकल है, बहुत सारे मुद्दों को लेकर बहुत वोकल हैं, ये बहुत ओपिनियनेटेड है। और हालांकि ये बीजेपी में से हैं, लेकिन ये बहुत बिलीव करते हैं इनर पार्टी डेमोक्रेसी में। तो ये बहुत बार कह भी चुके हैं कि इनके जो व्यूज़ हैं दैट माइट बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम द व्यूज़ बाय हिज पार्टी, ठीक है। अब ये यहाँ पे बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी की बात करें। इनके आर्टिकल्स ना हिंदू में भी आते हैं, इंडियन एक्सप्रेस में भी आते हैं और काफ़ी फैक्चुअल बातें इनके आर्टिकल्स में होती हैं, ठीक है। बहुत वेल रिसर्च्ड आर्टिकल्स ये लिखते हैं, ठीक है। नाउ अब डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी की बात करते हैं। देखिए हम पार्लियामेंट को टेंपल ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, लेकिन पार्लियामेंट में आज के टाइम पे देखिए कोई मैच्योर डिबेट तो होती नहीं है, हंगामा हो रहा होता है, एक दूसरे के ऊपर कुर्सियां फेंक रहे होते हैं लोग, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म नाम की कोई चीज़ होती नहीं है। लेकिन द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि डेलिब्रेशन और लेजिस्लेशन ये तो एक एसेंशियल फीचर है ना पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का, कि आप बातचीत करिए, नेगोशिएट करिए। अब ये भी सही नहीं है कि एक ऑर्डिनेंस रूट के थ्रू आप कोई लॉज पास कर दें, ठीक है। अब इसके लिए भी पीछे कितना हंगामा हुआ था। अगर हम फार्म लॉज की भी बात करें, फार्म लॉज अच्छे हैं बुरे हैं वो बात की बात है, लेकिन ऑर्डिनेंस के रूट से आप कोई कानून पास कर रहे हैं विदाउट डेलिब्रेशन इन द हाउस, ठीक है। बेशक आपके पास नंबर्स हैं, बेशक ऑपोजिशन के नंबर्स डबल डिजिट में है, बट दैट डजंट मीन कि हम एक डेलिब्रेशन एक वहां पे डिस्कशन ना हो, वहां पे नेगोशिएशन ना हो, वो बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे कोई फैक्चुअल बात करें तो मॉनसून सेशन ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट जो 2021 की अगर हम बात करें तो लोकसभा ने 18 बिल्स क्लियर करे थे 34 मिनट के अंदर, आधे घंटे के अंदर 18 बिल्स क्लियर हो गए, ठीक है। चलो अब यहां पे बात है कि प्रोडक्टिविटी की बात है जी, प्रोडक्टिविटी कितनी अच्छी है, 130% प्रोडक्टिविटी फॉर लोकसभा। लेकिन ये कोई तरीका तो नहीं हुआ ना कि आधे घंटे में आप इतने सारे बिल्स पास कर दें, इतने वो भी अहम बिल। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है वरुण गांधी ने, वो कहते हैं कि अमेरिका में जब ओबामा केयर के टाइम पे, यानी कि 2013 में जब बैरक ओबामा वहाँ के प्रेसिडेंट थे, तो एक प्रोग्रेसिव हेल्थ केयर लेजिस्लेशन बाय द नेम ऑफ ओबामा केयर वो इंट्रोड्यूस करना चाहते थे। देखिए कोई भी लेजिस्लेशन हो, चाहे वो बैरक ओबामा है, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप है, चाहे वो नरेंद्र मोदी है, चाहे वो बोरिस जॉनसन है, किसी भी कंट्री में किसी भी डेमोक्रेसी में कोई भी लीडर हो, हर किसी का अपना प्रस्ताव है, हर किसी का अपना लेजिस्लेशन है, उसके हिसाब से वो बहुत प्रोग्रेसिव हो सकता है। लेकिन ठीक है, डिबेट करो, नेगोशिएट करो, बातचीत करो, दूसरों के भी व्यूज सुनो कि क्या व्यूज हैं क्या नहीं, उसके बाद फिर देखेंगे क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। पार्लियामेंट तो फोरम है, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस आप डिबेट करिए, मैच्योर वे पे डिबेट करिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि दूसरे के ऊपर कुर्सी फेंक रहे हैं और हंसी मजाक कर रहे हैं या मेम्स बन रहे हैं, वो सब नहीं। तो एग्जांपल देते हैं कि अमेरिका में जो सेनेटर टेड क्रूज थे, ही वाज गिवन द अपॉर्चुनिटी टू स्पीक फॉर ऑलमोस्ट 22 आवर्स इन द सेनेट हाउस अगेंस्ट ओबामा केयर। तो आपको कोई बिल नहीं पसंद आता तो आप उसके लिए बोलिए, 22 घंटे 23 घंटे 24 घंटे बोलते रहिए, कोई बात नहीं, लेकिन बोलिए तो सी। अब देखिए डेमोक्रेसी का तो मतलब क्या होता है, डेमोक्रेसी में तो आपको बातचीत करने का तो मौका मिलना चाहिए। डेलिब्रेशन इज अ वेरी एसेंशियल फीचर, जैसे अभी हमने बात करी थी। अब जब पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स में जब ऐसे बातचीत करने के फोरम्स होते हैं, डिबेट्स होती हैं, तो जो क्वालिटी ऑफ लेजिस्लेशन है वो इंप्रूव होगी। चलिए आपके अपने ऑपोजिशन पार्टी में आपके अपने मुद्दे जो हैं वो डिफर कर सकते हैं, पॉलिटिक्स आ जाती है, राजनीति आ जाती है, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी वाली बात आ जाती है, ठीक है, चलो वो सब ठीक है। लेकिन चलो कुछ 2-3 बातें अगर कोई बिल है ना, कोई ऐसे मान लीजिए फार्म लॉज की अगर हम बात करें, तो कोई अगर ऐसी बातें हैं, प्रोग्रेसिव बातें जो ऑपोजिशन पार्टी के टुवर्ड से आ रही हैं, किसी और दल के टुवर्ड से अगर वो बातें सजेशंस आ रहे हैं तो वो इनकॉर्पोरेट भी किए जा सकते हैं। तो ये अच्छी बात है जितनी डेलिब्रेशन होगी। अब गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी की अगर हम बात करें, देखिए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बाय डिजाइन शुड ऑब्वियसली इंश्योर गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। अब देखिए फॉर एग्जांपल फार्म लॉज को रिपील कर दिया गुरुपुरब पे पिछले साल, लेकिन वो जो रिपील बिल था वो भी सिर्फ 8 मिनट में पास करा, 3 मिनट इन लोकसभा और 5 मिनट इन राज्यसभा। 1 साल 1.5 साल इसके लिए हंगामा चलता रहा, लेकिन 8 मिनट में। तो एमपीज का क्या फायदा, जिनको हम चुनते हैं, जिनको हम इलेक्ट करते हैं, जिनका काम क्या है कि वो हमारे वेलफेयर के लिए काम करें, है ना। तो वो वोट मांगने आते हैं, लेकिन अब अगर वो काम ही नहीं करेंगे तो फिर फायदा क्या बार बार उनको वोट करने का भी।
ना इंडियाज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स की भी अगर हम बात करें तो वो भी कोई 24 घंटे में तो नहीं रैप अप हो गई थी ना, आधे घंटे में तो नहीं कॉन्स्टिट्यूशन बन गई थी, ठीक है, कितना टाइम लगा था। दिसंबर 1946 में इनिशिएट करी गई थी एंड दे वेंट ऑन फॉर 166 डेज, और दे वर ऑल, ये जो डिबेट्स थी सारी की सारी, दे वर रैप्ड अप बाय जनवरी 1950, तो 3 साल लगे थे, ठीक है। ऐसे 24 घंटे में तो कोई संविधान किसी भी देश का नहीं बन जाता। अब अगर यहां पे कंपैरिजन की बात करें तो एक टॉपिक है आपका GS2 में, देखिए अगर आप इस वीडियो को ध्यान से सुन रहे हैं तो एक टॉपिक भी आपका GS2 में जहां पे कंपैरिजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्कीम विद अदर कॉन्स्टिट्यूशंस की बात आती है, तो ये आर्टिकल उससे भी रिलेटेड है, पॉलिटिकल गवर्नेंस से भी रिलेटेड है, उस पर्टिकुलर टॉपिक से भी रिलेटेड है जो कि आपके GS2 में आता है। अब अगर ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर इज रिक्वायर्ड टू आंसर क्वेश्चंस फ्रॉम दी एमपीज इन द हाउस ऑफ कॉमन्स, यानी कि इक्वलेंट टू लोकसभा जो हमारी है, एवरी वेडनेसडे फ्रॉम 12 to 12:30 बजे। अब यहां पे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के पास, जो कि उनको पता होता है कि क्या सवाल पूछे जाएंगे, और कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो उनको नहीं पता, जो एट दी स्पॉट स्पॉन्टेनियसली पूछे जाते हैं। इंडिया में ऐसा ट्रेडिशन बहुत कम देखने को मिलता है, तो ये सुझाव दे रहे हैं कि ऐसा ट्रेडिशन इंडिया में भी हो, ठीक है, कि जहां पे प्रधानमंत्री को और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को एडवांस में सवाल ना दिए जाए, एट दी स्पॉट सवाल पूछे जाए, ताकि वो देखिए प्रिपेयर होकर तो आप कोई भी आंसर कर सकता है, अनप्रिपेयर्ड होकर आंसर करना वो भी अपने आप में कला है। तो एक सजेशन यहां पे दिया है। फिर बात आती है पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी की, ठीक है। देखिए बहुत सारी पार्लियामेंट्री कमिटीज हैं हमारे यहाँ पे, ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे देखिए पार्लियामेंट्री कमिटीज हों तो ऑब्वियसली दे इंश्योर्स अकाउंटेबिलिटी, ये बहुत जरूरी है। अगर अमेरिका की बात करें, सीनेट एंड हाउस कमिटी जो है वो प्रॉपर्ली लॉज को, कानूनों को स्क्रूटनाइज करते हैं, चेक करते हैं, गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट्स को कंफर्म किया जाता है, इन्वेस्टिगेशन करी जाती है जहां पे जरूरी हो। कोई डेमोक्रेसी परफेक्ट नहीं है। अगर कल को अमेरिका या यूके हमको पार्ट सुनाए डेमोक्रेसी का तो वो भी सही नहीं है। हम ये नहीं करेंगे वो बहुत अच्छी डेमोक्रेसीज है, हम बहुत बुरे, नहीं, हर किसी में कुछ कमी पेशी होती है। लेकिन यहां पे नॉर्म्स की बात आ रही है। अब ये प्रोविजन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कितना लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, कितने सारे प्रोविजंस हैं, कितनी सारी कमिटीज हैं, एड हॉक कमिटीज हैं, परमानेंट कमिटीज हैं, पॉलिटी में आपने सब बातें पढ़ी होंगी, है ना। तो यूके की बात करें, हाउस ऑफ कॉमन्स दे रैन अ पब्लिक रीडिंग मैकेनिज्म इन 2013, जहां पे पब्लिक के जो मेंबर्स हैं, यानी कि लोग पब्लिक में से आके दे कुड ऐड कमेंट्स टू ड्राफ्ट लेजिस्लेशन आल्सो। तो प्रोग्रेसिव बात यहां पे करी गई है। यहां पे बात करें न्यूजीलैंड की, तो अगेन मैं रिपीट करूंगा, कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्कीम विद अदर कंट्रीज की अगर हम बात करें तो एग्जांपल्स आपके सामने आ रहे हैं, न्यूजीलैंड, यूके, अमेरिका, तो ये आप कोट कर सकते हैं अगर आपसे कुछ इस थीम से रिलेटेड कुछ आपको सवाल पूछा गया है। तो न्यूजीलैंड मेक्स इट कंपल्सरी फॉर ऑल बिल्स टू बी रेफर टू अ सेलेक्ट कमिटी फॉर स्क्रूटनी, यानी कि चेक करना, तहकीकात करना। अब प्राइवेट मेंबर बिल्स की अगर हम बात करें, देखिए अब बहुत एक एसेंशियल फीचर ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है कि भी अलाउइंग एमपीज, चाहे वो रूलिंग पार्टी में से हैं चाहे वो नहीं है, कि भी वो अपनी इनिशिएटिव ले सकें, प्राइवेट मेंबर्स बिल। अब देखिए अब आफ्टर ऑल अब जो एमपी है, चाहे वो बीजेपी पार्टी में से नहीं भी है, कांग्रेस पार्टी में से है, किसी और पार्टी में से भी है, चुना तो उसको लोगों ने है, तो भाई उसका भी कुछ फर्ज बनता है लोगों के टुवर्ड्स, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के, अपनी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो लोग हैं उसके टुवर्ड्स कुछ ना कुछ तो फर्ज बनता है, ठीक है। लेकिन ये जो ट्रेडिशन है प्राइवेट मेंबर बिल्स का उठाने का, ये बहुत कम है। अब अगर हम इंडिया की बात करें तो 1952 से पिछले 70 सालों में सिर्फ 14 प्राइवेट मेंबर बिल्स ही पास किए गए हैं, ठीक है। यूके की बात करें, यूके ने 7 प्राइवेट मेंबर बिल पास करें सिंस 2019। कनाडा हैज पास 6 बिल्स सिंस 2019। तो इस तरह का मैकेनिज्म सेटअप करना भी बहुत जरूरी है, जहां पे जो प्राइवेट मेंबर बिल्स हैं, तो चाहे आप कोई भी पार्टी से हो, उसको भी सिग्निफिकेंस मिल सके, उसको भी वोटिंग के लिए उसको इंपॉर्टेंस मिल सके। अब लिमिटेड इंपैक्ट बियॉन्ड पार्लियामेंट की बात करें, देखिए बियॉन्ड पार्लियामेंट फॉर मोस्ट एमपीज इन इंडिया द एबिलिटी टू ड्राइव चेंज इन देयर कॉन्स्टिट्यूएंसीज इज वेरी लिमिटेड। तो अब ये एमपी लार्ड स्कीम की बात करें, लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम की बात करें, अब इसमें जो फंड है 5 करोड़ का जो दिया जाता है हर एक एमपी को, अब खैर पिछले 2 साल से वो भी सस्पेंड किया हुआ था कोरोना के चलते, कि भी अभी इमरजेंसी है तो जितना पैसा हो सके उतना सेव करते हैं, बचाते हैं, है ना, फिस्कल कंसोलिडेशन करते हैं। अब लेकिन बात यहाँ पे आ रही कि चलो आप हर एक एमपी को 5 करोड़ दे दो, लेकिन 5 करोड़ से बहुत इंटरेस्टिंग बात वरुण गांधी ने यहाँ पे लिखी है कि वो 5 करोड़ से भी क्या कुछ बात बन सकती है। अब देखिए अगर हम अपने गाँव की बात करें, ठीक है, हमारे यहाँ पे 6 लाख से ज़्यादा गाँव हैं, तो अगर हम डिवाइड भी करके देखेंगे सारा का सारा जो पैसा है, तो जो एवरेज पार्लियामेंट्री जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है दैट एंड्स अप हैविंग ₹1000 ईच, अगर हम उसको पूरा का पूरा डिवाइड भी करके देंगे अक्रॉस द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ द कंट्री। तो इफ वन वर टू इक्विटेबली डिवाइड द सम इट वुड एड अप टू ₹15,000 पर लोकेलिटी। 15,000 में तो सड़क भी नहीं बनती है, 3 मीटर की कंक्रीट सड़क भी नहीं बनती 15,000 की। क्या होता है 15,000 में? कुछ भी नहीं होता, ठीक है। अब यहां पे एग्जांपल दिया गया फिलीपींस का। फिलीपींस में जो प्रायोरिटी डेवलपमेंट असिस्टेंस है, यहां पे फिलीपींस में एक प्रायोरिटी डेवलपमेंट असिस्टेंस फंड है जो कि प्रोवाइड करता है फंड टू द सेनेटर्स, टू द लेजिस्लेटर्स फॉर स्मॉल स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स। तो अगेन यहाँ पे सजेशन दिया गया कि ये जो सब कंट्रीज हैं, इनके जो प्रोग्रेसिव जो नॉर्म्स हैं, क्या वो हम भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अब कुछ पैराडॉक्सेस की बात करें तो पैराडॉक्स में एक तो एंटी डिफेक्शन लॉ की बात आ जाती है। देखिए अब आपका व्यू कुछ हो सकता है लेकिन आपकी पार्टी का व्यू कुछ और हो सकता है, लेकिन अब आमतौर पर क्या है कि भाई जो पार्टी का व्यू होगा वो सबको मानना पड़ेगा, ठीक है। कोई भी बिल हो, अब आप मान लीजिए किसी पार्टी में से हैं, लेकिन आप उस
पर्टिकुलर लेजिस्लेशन से एग्री नहीं करते हैं, लेकिन क्योंकि आपको बॉर्डर दिया गया है, पार्टी विप ने कहा कि भाई अगर आप नहीं हमारे कमांड के साथ चलेंगे, अगर आप हमारे निर्देशों के साथ नहीं मानेंगे तो आपको पार्टी से बाहर निकाल देंगे, ठीक है। तो अब देखिए एमपीज जो है दे रियली गेट एक्सेस टू एनी लेजिस्लेशन प्रायर। अब देखिए लेजिस्लेशन यानी कोई कानून बन रहा है, हर एक एमपी को तो नहीं पता होता ना कोई कानून बन रहा है, वो तो चलो जो खास जो क्लोज कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, उनको पता होता है कि किस चीज के ऊपर वो कानून बना रहे हैं, कैसे बन रहा है, ठीक है। अब लेकिन हर एक एमपी को नहीं पता होगा, तो अगर उनको एक्सेस पहले मिल जाए तो वो भी अपने व्यूज वहां पे दे सकते हैं, ठीक है। नाउ अब ये जो लॉ है, एंटी डिफेक्शन लॉ जो है, इसने एमपीज को डिसइंसेंटिवाइज किया है टू हैव अ डिस्टिंग्विश वोटिंग रिकॉर्ड। एमपीज जो है दे सिंपली लुक टू प्रेस द बटन बिकॉज उनको पार्टी के विप ने कहा है कि भी आपने जब कानून पास किया जाएगा आपने उसको बस वोट करना है, येस करना है, एग्री करना है। अब यहां पे एक और इंटरेस्टिंग बात करेगी कि इंडिया में 543 लोकसभा सीट्स हैं। अब इन 543 सीट में से 250 से ज्यादा जो पॉलिटिशियंस है वो कहते हैं जी हम किसान हैं, हम किसान हैं, ठीक है, हम फार्मिंग बैकग्राउंड से आए हैं। लेकिन ये सब कहां पे थे जब फार्म लॉज के ऊपर डिबेट करी जा रही थी? इफ एनी ऑफ दीज सो कॉल्ड फार्मर्स वर एबल टू रेज देयर वॉइसेस इन द डिबेट, तो ये जो 3 फार्म लॉज के ऊपर हंगामा किया गया था ये शायद और अच्छा हो सकता था, यानी कि इतना हंगामा ना मच था, ठीक है, इसको और प्रोग्रेसिवली लेजिस्लेट किया जा सकता था। एमपी टू पॉपुलेशन रेशियो की बात करें तो एवरेज जो एमपी है इन इंडिया दैट रिप्रेजेंट्स ओवर 25 लाख सिटीजन्स। अब ये जो 25 लाख सिटीजन्स को एक एमपी रिप्रेजेंट कर रहा है ना, अब ये तो कुछ देशों की आबादी बन जाती है, much larger than the population of countries like Botswana, Slovenia, Estonia and Bhutan. In comparison, each MP in UK represents 92,000 citizens, while each member in US is accountable to around 7 lakh people. ठीक है। नाउ अब विद सच नंबर्स नो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन एडिक्वेटली रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। अब ठीक है 2026 तक लोकसभा की जो सीटें हैं वो बढ़ जाएंगी, चलो 1000 भी हो जाएं, लेकिन क्या इतनी सीटें बढ़ने से क्या एमपीज की आवाज बढ़ेगी? ठीक है, एमपीज का क्या से बढ़ेगा? अंत में ये बात कहते हैं व्हाइल इंश्योरिंग रिप्रेजेंटेशन इज अ की, विद दिस द एमपीज आर अनलाइकली टू हैव सिग्निफिकेंट स्पीकिंग टाइम। तो स्पीकिंग टाइम की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, मोर डेलिब्रेशन की रिक्वायरमेंट है, डिस्कशंस की रिक्वायरमेंट है, मेच्योर डिबेट की रिक्वायरमेंट है। तो सीटें जितनी मर्जी बढ़ जाएं, लेकिन सवाल यह है कि क्या एक मेच्योर वे में एमपीज डिबेट कर पाएंगे अक्रॉस द पार्टी लाइन्स। चलिए, अ न्यू नॉर्थ ईस्ट मूवमेंट, दोस्तों ये आर्टिकल सुबिमल भट्टाचार्य जी ने लिखा है इंडियन एक्सप्रेस में। नाउ डेवलपमेंट्स इन द नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो मार्च 29 को असम और मेघालय के चीफ मिनिस्टर, अब यहाँ पे बात की जा रही है कि पिछले कुछ अगर हम 1 महीने की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी अच्छी बातें देखने को मिल रही है। तो अगर 29 मार्च की बात करें तो असम और मेघालय के चीफ मिनिस्टर्स ने होम मिनिस्टर्स के सामने बैठ के जो 50 साल से पुराना जो डिस्प्यूट चल रहा था असम और मेघालय के बीच में, उस डिस्प्यूट को थोड़ा रिजॉल्व करने का यहाँ पे एक कोशिश करी, ठीक है। उसके बाद कुछ ही दिन बाद आसपा के कानून को भी रिपील करा गया, हटाया गया कुछ एरियाज में से, असम से, नागालैंड से, मणिपुर से, ठीक है। अब ये जो दोनों डेवलपमेंट्स हैं दे आर वेरी सिग्निफिकेंट फॉर रिस्टोरिंग नॉर्मलसी। देखिए बहुत लंबे अरसे से जो आसपा का कानून है वो बहुत ज़्यादा एक अड़चन बन रहा है नॉर्थ ईस्ट में। देखिए हम एक्ट ईस्ट की बात करते हैं, लुक ईस्ट पॉलिसी की बात करते हैं, तो हम चाहेंगे, देखिए अगर हम एक्ट ईस्ट की अगर हम बात करें तो हम नॉर्थ ईस्ट को एज अ ब्रिज कहते हैं टुवर्ड्स साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है। तो बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पे टूरिज्म हो, बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, लेकिन आसपा के कानून के चलते और इन सब बातों के चलते नॉर्थ ईस्ट में इतनी डेवलपमेंट नहीं हो पा रही है, ठीक है। अगर हम असम की बात करें तो कहीं ना कहीं जितने भी नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं वो असम से ही निकले हैं, है ना। तो असम के बहुत सारे डिस्प्यूट्स हैं मेघालय के साथ, इंटरस्टेट बाउंड्री डिस्प्यूट्स हैं मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल। अब थोड़ा एक रेजोल्यूशन देखने को मिल रहा है, असम और मेघालय के बीच में एक अकॉर्ड साइन किया गया है। तो लगभग कुछ 6 एरियाज हैं, 12 डिस्प्यूटेड एरियाज थे मेघालय और असम के बीच में, कुछ 6 एरियाज हैं जिनका रेजोल्यूशन किया गया है। उसके बाद 2 दिन बाद ये न्यूज़ है कि आसपा के कानून को भी रिपील करा जा रहा है काफ़ी सिग्निफिकेंट एरियाज में से फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट। अब ये जो कोशिशें हैं, efforts to address the issues of the northeast have been moving according to a strategic plan which is premised on 3 objectives. Number 1 is ending all disputes. Number 2 is ushering in more economic progress, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़े, टूरिज्म रिवाइव हो सके वहाँ पे, ठीक है, ताकि एक सही मायने में नॉर्थ ईस्ट कैन बिकम अ ब्रिज to our Southeast Asian region, and maintaining and preserving the region's rich heritage. तो celebrating diversity की बात आती है, उनकी languages, उनके customs, ठीक है, उनके रीति रिवाज, etc. ठीक है। तो इंटरस्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट्स की अगर हम बात करें ना, अब जो एग्जिस्टिंग इश्यूज हैं बोथ इंटरस्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट्स के और इंसर्जेंसी के, ये अब काफ़ी समय से थोड़े कम हो रहे हैं और काफ़ी लंबे अरसे से इसको स्टडी भी किया जा रहा है और नेगोशिएट भी किया जा रहा है। अब असम की बात करें, कहीं ना कहीं बहुत सारे जो राज्य हैं नॉर्थ ईस्ट के वो असम से ही निकले हैं। अब असम की मैक्सिमम बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं इन द रीजन। अब काफ़ी प्रोएक्टिव बॉर्डर डायलॉग हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अभी अगर हम बात करें असम और मेघालय की, तो डायलॉग्स अरुणाचल के साथ भी चल रहे हैं, असम की गवर्नमेंट के, नागालैंड के साथ भी, मिजोरम के साथ भी, ठीक है। जनवरी ऑफ दिस ईयर असम एंड नागालैंड दे अग्रीड टू सेटल देयर डिस्प्यूट आउट ऑफ कोर्ट,
ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के साथ भी बातचीत चल रही है कि जो 122 डिस्प्यूटेड साइट्स हैं कैसे उसको भी सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, सो ये प्रोग्रेसिव बातें हैं। अब अगर हम बात करें रिमूवल ऑफ डिस्टर्ब्ड एरियाज नोटिफिकेशन, ठीक है, तो 2021 में अगर हम मिलिट्री इंसिडेंट्स की बात करें तो दैट हैड रिड्यूस्ड बाय 74% कंपेयर टू 2014। काफी सारे पीस अकॉर्ड्स भी साइन किए जा रहे हैं बहुत सारे इंसर्जेंट ग्रुप्स के साथ, बहुत सारे रिबेल ग्रुप्स के साथ जो कि नॉर्थ ईस्ट में है। ठीक है, अब सिक्योरिटी पर्सोनल और सिविलियन डेथ्स की भी अगर हम बात करें, दैट हैज कम डाउन बाय 60% एंड 84% रिस्पेक्टिवली। तो जो डिस्टर्ब्ड एरिया नोटिफिकेशन है दैट हैज बीन इन फोर्स इन द होल ऑफ असम सिंस 1990, इन ऑल ऑफ द मणिपुर सिंस 2004 एंड इन द होल ऑफ नागालैंड सिंस 1995। ठीक है, तो यहां पे देखिए बहुत यूथफुल पॉपुलेशन भी है। अब डिस्टर्ब्ड एरिया टैग किसी भी एरिया में लगा हुआ है नॉर्थ ईस्ट में, तो वहां पे डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, ठीक है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, टूरिज्म नहीं आएगा। ठीक है, तो ये सब चीजें हैम्पर करेगी उस रीजन की इकोनॉमिक ग्रोथ को। तो जो डिस्टर्ब्ड एरिया नोटिफिकेशन है करंटली एप्लीकेबल इन ओनली 3 डिस्ट्रिक्ट्स एंड इन 2 पुलिस स्टेशन एरियाज इन वन अनदर डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो आसपा की बात करें, आसपा को कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया था त्रिपुरा से 2015 में, और मेघालय से आसपा को रिमूव कर दिया गया था 2018 में। ठीक है, तो जैसे अब सिचुएशन इंप्रूव हो रही है तो वैसे वैसे और जो एरिया है बिल्कुल कंप्लीटली ऐसा भी होगा कि आने वाले समय में बिल्कुल 100% आसपा रिमूव हो जाएगा जैसे सिचुएशन प्रोग्रेसिवली इवॉल्व कर रही है। सो दोस्तों अगर हम बात करें तो जस्ट एक रेपिटेशन, बिकॉज 1 अप्रैल को जब ये आया था आसपा का, जब रिपील किया गया था कानून, तो भी हमने डिस्कस किया था। तो अगर हम असम की बात करें तो असम में से जो आसपा का कानून है दैट हैज बीन लिफ्टेड फुली फ्रॉम 23 डिस्ट्रिक्ट्स एंड पार्शली फ्रॉम 1, रिमेन्स इन फोर्स इन 9 डिस्ट्रिक्ट्स। तो विड्रॉल जो आसपा का किया गया है तो ऑलमोस्ट 60% ऑफ द स्टेट्स एरिया से असम में से आसपा का कानून जो है वो हट चुका है। उस तरह से नागालैंड की बात करें तो लगभग 25% ऑफ नागालैंड का जो स्टेट एरिया है वहां से आसपा का कानून हट चुका है, रिपील हो चुका है। ठीक है, मणिपुर की बात करें दैट हैज बीन पार्शली लिफ्टेड फ्रॉम 6 वैली डिस्ट्रिक्ट्स, रिमेन्स इन फोर्स इन द हिल डिस्ट्रिक्ट्स। चलिए, सो दोस्तों जाने से पहले प्रीवियस क्वेश्चन ये 2016 में आया था। क्वेश्चन ये है, देयर हैज बीन अ परसिस्टेंट डेफिसिट बजट ईयर आफ्टर ईयर, which action or actions of the following can be taken by the government to reduce the deficit? ठीक है, इकोनॉमी से रिलेटेड है। तो नंबर 1 रिड्यूसिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, नंबर 2 इंट्रोड्यूसिंग न्यू वेलफेयर स्कीम्स, नंबर 3 रैशनलाइजिंग सब्सिडीज, नंबर 4 रिड्यूसिंग इंपोर्ट ड्यूटी। तो इसमें से सही आंसर कौन सा है आपने कमेंट सेक्शन में बताना है अगर आप ये वीडियो को ईमानदारी से देख रहे हैं। और क्वेश्चन फ्रेम फ्रॉम द एडिटोरियल। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, political stability is a very crucial feature for the northeastern region to remain as the main pillar of the Act East policy। कमेंट करिए इसको 250 शब्दों में। और सेकंड ऑप्शन है, our parliament must reflect the changing aspiration, restlessness and ambition of the new India, quote unquote। इस स्टेटमेंट को क्रिटिकली इवैल्यूएट करिए 250 शब्दों में। चलिए, सो दोस्तों आज के एनालिसिस में इतना ही, मिलेंगे कल और एनालिसिस के साथ। तो आप अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।